नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अब हम अपनी जो मेंस की रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है उसका जो पेपर नंबर है 124114 114 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हम सभी को मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है, तो चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1 क्या दिया हुआ है इसके अंदर। पहले सवाल की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है, एनालॉजी का सवाल है। दो शब्द दे रखे हैं, इधर आप इंग्लिश में देखेंगे हॉर्स और मेयर, और हिंदी में दे रखा है घोड़ा और घोड़ी। गॉट इट। तो ये जो अपोजिट जेंडर है या जो पेयर है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हॉर्स वैसे तो कॉमन नाउन होता है, इसके जगह स्टेलियन भी लिखा जा सकता था। स्टेलियन बोलते हैं जो मेल घोड़ा होता है उसको, तो ये मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को इंडिकेट करता है। तो वैसा ही मुझे एक पेयर देखना है जो दोनों अपोजिट जेंडर्स को बताता है। तो यहाँ दे रखा है काऊ एंड बुल और यहाँ दे रखा है सांड और गाय। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसका? काऊ एंड बुल, क्योंकि जो डक है इसका ड्रैक होता है। ड्रक का क्या होता है? ड्रैक। और जो डॉग है उसका होता है बिच। गॉट इट। तो बाकी के हो गए गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चल। आकृति दे रखी है, मुझे देखना है वो कौन से ऑप्शन की अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो दो ये जो स्लेंटिंग लाइंस हैं उनको अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये दो लाइंस यहाँ पर है। उसके बाद ऐसे स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन इस तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ स्ट्रेट लाइन है बट आगे नहीं है। थर्ड में कनेक्टेड लाइन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ तो देखो यहाँ 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 और यहाँ, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ऑड वन आउट का सवाल है और बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। ग्रुप्स दे रखे हैं कि 8 और 62 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ रिलेशन को अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और उसमें से -2 कर दूँ तो कितना बना? 62। 14 का स्क्वायर होता है 196, -2 करूँ तो वैल्यू कितना ही? 194। 12 का स्क्वायर होता है 144, -2 करूँ तो कितना बना? 142। अब यहाँ 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और -2 करूँ तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 98, बट यहाँ क्या दे रखा है? 100। तो 3 ग्रुप्स के अंदर तो एक ही रूल को फॉलो किया जा रहा है, सेकंड के अंदर इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो सेकंड यहाँ मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 6 शब्द हैं और मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखें, पहले 3 लेटर सेम है, CAL CAL CAL, यहाँ पर भी सिमिलर है, यहाँ सिमिलर है, यहाँ सिमिलर। फोर्थ की बात करूँ तो देखो ACO CME, तो सबसे पहले आना है A, मतलब पहला ऑप्शन, तो ये एलिमिनेट हो गया। A के बाद अगर मैं जो बचे हुए लेटर्स है उसमें बात करूँ तो देखो C बाद में आएगा, तो C यहाँ है, C यहाँ है, और I और U में पहले आना है I को, तो फिर आएगा सेकंड और उसके बाद आएगा थर्ड। तो 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 यहाँ है, ऑप्शन डी भी यहाँ एलिमिनेट हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम नंबरिंग दे चुके हैं। जो बचे हुए लेटर्स है उसमें पहले आएगा देखो O M, और E में पहले E को आना है, तो 6, तो यहाँ छठा दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन ही क्या चला जाएगा? मेरा राइट आंसर चला जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, आगे मुझे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ आप देखें M और O में पहले M को आना है और उसके बाद O को आना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन होगा, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। जब भी मल्टीपल डाइस का सवाल आता है तो हम सबसे पहले उन 2 डाइस को कंपेयर करते हैं जिनकी केवल एक ही सतह समान हो, या फिर हम गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो सतह दिखाई देती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती। तो अगर मैं बात करूं कि 2 के अपोजिट क्या नहीं होगा, मैंने क्या कहा? क्या नहीं होगा। तो 2 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो मैं क्या कर दूं? यहाँ से एलिमिनेट कर दूं।
2 के अपोजिट 3 नहीं होगा, 1 नहीं, 3 कर चुके, 2 के अपोजिट 4 भी नहीं होगा, तो 4 को भी मैंने क्या किया, एलिमिनेट। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, 5। तो 2 के अपोजिट क्या नंबर आएगा, 5 नंबर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है कि 6 का 136 के क्या रिलेशन है। तो यहाँ रिलेशन क्या है, अच्छा लॉजिक है, नोट डाउन करके चलें कि जो 6 दे रखा है उसका डबल किया सबसे पहले, तो 6 का डबल कितना हुआ 12, और फिर 12 का क्या किया स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और उसमें से क्या किया 8 माइनस किया, तो नंबर कितना बना 136 बना यहाँ पर। सेम यहाँ इसी को अप्लाई करते हैं। तो 12 का डबल करूँ अगर मैं, तो 12 का डबल कितना होता है 24, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और उसमें से -8 करूँ तो नंबर कितना बना 568। यहाँ इसी को ही अप्लाई करना है कि 8 गुणा 2 16, और 16 का स्क्वायर कितना 256, और -8 करूँ तो नंबर कितना आएगा 248, 248। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 रीजनिंग का 7 नंबर का सवाल। यहाँ जब मिरर को दाहिनी ओर रखा है, मतलब ईस्ट की ओर मिरर को रखा है, तो रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है एम्प्टी, ये मुझे यहाँ नज़र आएगा, और इसके बगल में कौन आएगा शेडेड वाला। तो मुझे लेफ़्ट में किसको देखना है, जो एम्प्टी है उसको। तो पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड जा सकता है, थर्ड जा सकता है, और फोर्थ भी जा सकता है। गॉट इट। अब मैं देखता हूँ इसमें जो ये शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो है डॉट जो है डार्क डॉट है वो राइट में, तो ये तो किधर आएगी लेफ़्ट में, और ये जो स्क्वायर है ये किधर जाएगा राइट के अंदर, और आएंगे दोनों डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही आएंगे। तो देखो सेकंड ऑप्शन में ये ऊपर दे रखे हैं, इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। थर्ड में बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है, फोर्थ में चेंज कर दिया, इसको डार्क दे दिया और इसको एम्प्टी दे दिया, तो फोर्थ को एलिमिनेट कर देता हूँ। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। हमारी बात हुई है दोस्तों एग्ज़ाम की, अगर हम बात करें तो जब भी हम सवाल करते हैं मुझे चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए चलना है, बच जाएगा वो अपने आप मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें समय कम लगेगा। जैसे एक सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी किया था हमने कि जो गिवन वर्ड्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज किया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, अगेन एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स पे है ये सवाल। अब यहाँ क्या रिलेशन है, ये सारे के लिए सारे क्या दिखाई दे रहे हैं रिपीटेड। पहले क्या किया, पहले 2 अक्षरों को क्या किया इसने क्रॉस में लिखा, उसके बाद जो रिमेनिंग 3 लेटर्स है ये AMS, जो लेफ़्ट टू राइट है उसको राइट टू लेफ़्ट लिखा AMS। अगेन देखो T और O को इंटरचेंज किया, फिर WER जो है इसको राइट टू लेफ़्ट लिखा WER। अब यहाँ R और A को इंटरचेंज करेगा, फिर इसको क्या लिखेगा राइट टू लेफ़्ट, तो कैसे लिखा जाएगा INY, और इनको इंटरचेंज करेगा तो क्या लिखा जाएगा AR। तो ऑप्शन मुझे चेक करना है ARYNI, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। अब 26 और 62 से मुझे क्या बनाना है 140 मुझे बनाना है। अब क्या किया है यहाँ, सबसे पहले जो पहला नंबर है या तो क्या होता है, देखो ये दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या किसी नंबर का 2 गुना, 1.5 गुना, आधा, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। यहाँ क्या किया है, जो पहला नंबर है उसका इंटू 3 किया है, पहले नंबर को क्या किया है इंटू 3, तो नंबर कितना आया 78। फिर उसमें जो सेकंड वाला नंबर है उसको क्या किया जा रहा है ऐड किया जा रहा है, तो नंबर कितना बना 140। पहले नंबर का इंटू 3 किया तो 12 3 जा 36 प्लस 39, दूसरे वाला नंबर ऐड किया तो नंबर कितना बना 75। अब एक ऑप्शन मुझे ऐसा ही ढूंढना है जिसमें ये मेरे अप्लाई हो जाए। तो देखो 20 गुणा 3 करूँ 60, और 60 में 38 जोड़ूँ तो 98 आता है, पहला ऑप्शन गलत है यहाँ। सेकंड इसका 3 गुना होता है 150, ये भी यहाँ नहीं बैठ रहा। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसका 3 गुना कितना होता है 60, तो 60 में अगर मैं 48 ऐड कर दूँ तो मेरा नंबर कितना आ जाएगा 108। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 रीजनिंग का 10 नंबर का सवाल, लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूं, देखो EGI सब में +2 हो रहा है दोस्तों, आगे +2 करूंगा तो लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर K। तो
के यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, चारों ऑप्शंस के अंदर है। अब मैं सेकंड लेटर को कंपेयर करता हूँ। देखो जे से एम और एम से पी, सब में क्या हो रहा है +3। अब पी में +3 करूँ तो लेटर क्या आएगा एस, तो पहला आया के और उसके बाद क्या आना है एस, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट है, ये भी एलिमिनेट है, बचा हुआ ऑप्शन ही मेरा आंसर है। अब एलिमिनेशन का फ़ायदा क्या है, अब मुझे बाकी दो लेटर्स को कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो थर्ड लेटर को आप कंपेयर करें, देखो सी डी ई मतलब +1 हो रहा है तो यहाँ आगे एफ आना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं के ओ एस +4 हो रहा है, तो एस में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू। तो थर्ड लेटर में क्या है +1 है और उसके बाद क्या है +4 है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नॉन वर्बल सीरीज़ का सवाल है और इसमें क्या किया है, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ एक सर्टेन पैटर्न है, फिर यहाँ एक सर्टेन पैटर्न है, ये पैटर्न है, यही वाला पैटर्न यहाँ फॉलो होता है, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, तो हम इनको कंपेयर करते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि ए इधर शिफ्ट हुआ, ए और आर इंटरचेंज हो गए, ए और आर दोनों क्या हो गए इंटरचेंज हो गए। उसके बाद इनकी शिफ्टिंग हुई, ओ इधर, पी इधर और ई किसकी जगह आया, ओ की जगह। यही रूल आपको देखो यहाँ अप्लाई करने को मिलेगा कि यहाँ देखो ये दोनों इंटरचेंज है, देख सकते हैं, ओ शिफ्ट हुआ, ई शिफ्ट हुआ और इसकी जगह कौन आया आर। तो यहाँ जो रिलेशन है वही आगे अप्लाई होना है। अब रिलेशन क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। देखें यहाँ कर रखा है, इन दोनों को क्या किया इंटरचेंज किया, फिर ये शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ और इसकी जगह ये है। अब यही आगे जाना है तो इन दोनों को क्या करूँगा इंटरचेंज, तो ओ आर, ये शिफ्टिंग होगी, ई इधर जाएगा, ए इधर जाएगा और पी इसकी जगह, तो मैं लिखूँगा पी ई ए। गॉट इट। तो ओ आर पहला ऑप्शन गलत, ओ आर ये भी गलत, फिर पी ई ए यहाँ है, तो सेकेंड ऑप्शन क्या जाएगा मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ब्लड रिलेशन का सवाल है। इसने कहा अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है, जैसे मैं खुद को अमिल एज्यूम करता हूँ, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि वह उसकी इकलौती पुत्री, किसकी इकलौती पुत्री, जो अमिल है उसकी इकलौती पुत्री, वह उसकी इकलौती पुत्री के पिता के दादा की दोहिती है, उसकी इकलौती पुत्री। तो ये मैंने लिखा अमिल और अमिल की इकलौती पुत्री, और पुत्री के पिता मतलब अमिल हुआ, और पिता के दादा, तो पिता के पिता ये हो गए उसके दादा, और दादा की पोती है, दादा की पोती मतलब ये वो लड़की होगी, ये दादा है, पोती कौन होती है, बेटे की बेटी। अमिल के पिता के कोई भाई या बहन नहीं है। अमिल के पिता का मतलब यही है कि हम दूसरा जो इसका बेटा बना के फिर पोती बनाते, वो क्या हो जाता गलत यहाँ पर। तो लड़की का अमिल से रिलेशन कौन बताएगा, अमिल। तो अमिल लड़की को क्या कहेगा, अमिल लड़की को कहेगा सिस्टर। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। क्या दे रखा है इसमें देखें। सबसे पहले ये दोनों जो लेटर है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, बी आर बी चेंज हो रहा है। उसके बाद ये दोनों लेटर्स भी इंटरचेंज हो रहे हैं, ए डी को डी ए लिखा है, और जो मिड वाला है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ -3 कर रहा हूँ। ये 5 नंबर पे आता है और यहाँ क्या लिखा हुआ है बी, तो -3 करने पे ये लेटर यहाँ पर आ रहा है। अगेन इसी को चेक करते हैं, एफ एल क्रॉस चेक किया तो एल एफ, यू आर को क्रॉस किया तो आर यू, और एल माइनस यहाँ क्या किया जा रहा है +3 किया जा रहा है। एल में क्या किया जा रहा है +3 किया जा रहा है, तो क्या आया यहाँ पर ओ। तो मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि ई तो वोवल है, कि जो वोवल है उसमें तो क्या किया जा रहा है -3, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या किया जा रहा है +3 किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे इन दोनों को क्या करना है इंटरचेंज। तो ए पी पहला ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, ए पी यहाँ ए पी यहाँ, फिर जो एन टी है उसका होगा टी एन, तो टी एन यहाँ भी दे रखा है और टी एन यहाँ भी दे रखा है। अब ये जो क्या लेटर क्या है वोवल है, आई क्या है वोवल, और वोवल में मुझे क्या करना है -3 करना है। वोवल में मुझे क्या करना है -3, तो आई -3 करूँ तो क्या आएगा एफ,
तो फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है और मुझे पूछा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं हमेशा चेक करना है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है या अनबैलेंस करना है। तो मुझे जो साइन इंटरचेंज करने हैं तो डिवीजन और प्लस, तो मुझे यहाँ तो क्या लेना है डिवीजन, और जहाँ डिवीजन है वहाँ क्या लेना है मुझे प्लस लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूँ कि ये वैल्यू क्या आएगी, फिर उसको मुझे क्या करना है 12 से गुणा भी करना है वैल्यू को। तो ये वैल्यू कितना आया 17 कम 17, 17 दूनी 34, 2 6 और 5 11 और 17 7 119 गुणा क्या कर दूँ 12 कर दूँ। तो ये वैल्यू कितना आएगी मेरी 324। फिर मुझे करना है प्लस और फिर मुझे क्या करना है यहाँ पर माइनस। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ। पहले जो पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी 396 और माइनस क्या कर दूँ 47। 396 माइनस 47 करूँ तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी मेरी 349 मीन्स जो पहला ऑप्शन है वही यहाँ क्या है राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है वेन डायग्राम का सवाल दे रखा है। 3 जो वेरिएबल्स हैं, दिरहम करेंसी है किसकी दुबई की, ये दुबई और करेंसी। तो दिरहम तो क्या है करेंसी, दिरहम क्या है करेंसी, तो यहाँ तो रिलेशन आ जाएगा ओल आर, क्या आ जाएगा ओल आर। और दुबई एक शहर का नाम है, उसको हम क्या कर देंगे यहाँ सेपरेट कर देंगे। तो ऑप्शन ये सेकंड वाला चला जाएगा कि ये तो क्या है दिरहम, ये है करेंसी और ये दुबई। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 46 रीजनिंग का 16 नंबर का सवाल फिलर बेस्ड सवाल है सीरीज का। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो काउंटिंग करें तो 4 8 12 16 टोटल अक्षर कितने हैं 16। पहला काम हम करते हैं काउंटिंग का, उसके बाद दूसरा होता है फिलर्स को काउंट करना। तो फिलर्स की बात करें देखो 1 2 3 4 5 6 और ऑप्शन भी कितने लेटर्स के हैं 6 लेटर्स के ऑप्शन हैं। और 16 में पेयर बनते हैं दोस्तों 4 लेटर्स के। तो 4 पे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ सीरीज को, अब मैं इसको कंपेयर करते हुए चलूँ तो देखो सेकंड पोजीशन को अगर मैं लूँ आर यहाँ है आर यहाँ है तो यहाँ भी आर आ जाए और आगे आर दे रखा है। थर्ड को मैं कंपेयर करूँ देखो क्यू क्यू तो यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि चारों जो पद हैं वो सारे एक समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो एस एस और यहाँ भी क्या आ जाए एस। तो फर्स्ट में अगर मैं पी ले लूँ सारी जगह तो ये चारों ग्रुप क्या हो गए सेम हो गए यहाँ पर। तो फिलर्स में क्या है पी एस पहला ऑप्शन गलत यहाँ है और ये गलत। उसके बाद क्यू पी आर तो क्यू पी आर यहाँ नहीं है, क्यू पी आर यहाँ है, फिर एस है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है, एक सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसने पूछा है कि ए का ई से, तो रिलेशन कौन बताएगा दोस्तों ई। क्यों? क्योंकि रिलेशन ई से पूछा गया है। और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हमने सीखा है जिन वेरिएबल्स की बात करें इक्वेशन को उतना ही सॉल्व करना है। तो मुझे यहाँ से यहाँ इसको सॉल्व करते हुए चलना है। सबसे पहले मैं बात करूँ डिवीजन की, तो ये कहता है कि ए डी का भाई है। ए भाई है दोस्तों किसका डी का। आगे डॉलर का साइन लूँ यहाँ से तो ये क्या कहता है कि डी बेटा है एफ का, डी बेटा है किसका एफ का। आगे हैश को लूँ तो हैश यहाँ है जो क्या कहता है कि एफ बहन है बी की, एफ बहन है किसकी बी की। और आगे अगर परसेंटेज लूँ तो ये क्या कहता है कि बी भाई है किसका ई का, बी भाई है किसका ई का। रिलेशन कौन बताएगा ई, ई कॉल करेगा किसको ए को। तो ये ई की बहन है और ये बहन का बेटा है और जो बहन का बेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं नेफ्यू। बहन के बेटे को क्या कहते हैं नेफ्यू। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में आपको सिखाया कि जब भी हम ऑप्शंस की बात करें तो हमेशा इंग्लिश वाला ऑप्शन पिक करना है हमें, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिलोजिज्म का सवाल है और 3 मुझे स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले मैं इनका वेन आरेख ड्रॉ करता हूँ। इसने दे रखा है कुछ पेड़ पत्तियाँ हैं, सम ट्रीज आर लीव्स, दोनों मैच करते हुए चलें। कुछ पेड़ पत्तियाँ हैं। फिर दे रखा है कुछ पत्तियाँ फूल है, सम लीव्स आर फ्लावर्स, कुछ पत्तियाँ फूल हैं।
आगे है कुछ फूल शाखाएं हैं, सम फ्लावर्स आर ब्रांचेज, कुछ फूल शाखाएं हैं। कंक्लूजन की बात करें, कुछ पेड़ फूल हैं, सम ट्रीज आर फ्लावर्स। देखो ये पेड़ है और ये फूल है, दोनों में रिलेशन है पॉसिबिलिटी का, और पॉसिबिलिटी कैसे दे रखी है, पॉजिटिव। अब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव पॉसिबिलिटी, उसमें आएगा कोई नहीं। क्या आएगा, कोई नहीं, वो दे नहीं रखा। देखो कोई पेड़ फूल नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं, कोई पेड़ फूल नहीं, तो सिंगल पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं हम, गलत। सेकंड बात कर रहा है सम लीव्स आर ब्रांचेज, कुछ पत्तियां शाखाएं। अगेन ये भी दोनों में क्या है, पॉसिबिलिटी, और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी दे रखी है। उसके बाद क्या चाहिए, कोई नहीं। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव में क्या चाहिए, कुछ है के साथ क्या चाहिए, कोई नहीं। तो देखो आगे कहीं भी नहीं है कि कोई पत्तियां शाखा नहीं या कोई शाखा पत्तियां नहीं, तो सेकंड वाला भी क्या है, गलत है। कुछ शाखाएं फूल हैं, कुछ शाखाएं फूल है, बिल्कुल ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है कि कुछ शाखाएं फूल है, तो थर्ड कंक्लूजन क्या जा रहा है यहाँ पर, सही जा रहा है। आगे दे रखा है कुछ शाखाएं पत्तियां हैं, शाखा और पत्तियां, अगेन पॉसिबिलिटी पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव नहीं, तो इसको भी क्या कर देंगे, गलत। तो सिर्फ एक थर्ड कंक्लूजन इसको फॉलो करता है, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन सिलोजिज्म का सवाल, एक सवाल और 3 स्टेटमेंट है मेरे पास। तो सबसे पहले वेन आरेख बना है कि कुछ शीशे ग्लास हैं, सम मिरर्स आर ग्लास, कुछ शीशे ग्लास हैं। आगे है सभी ग्लास नल हैं, सभी ग्लास नल हैं, और कुछ नल पेन हैं। यहाँ लिखता हूँ कुछ नल पेन हैं। कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन है ग्लास और शीशे के बीच, तो यहाँ ग्लास और शीशे की, कुछ ग्लास शीशे हैं, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, तो फर्स्ट कंक्लूजन सही है। फिर दे रखा है सभी नल ग्लास हैं, तो देखो सभी नल नहीं, कुछ नल क्या है, ग्लास हैं, और यहाँ दे रखा है सभी नल ग्लास है, तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ मुझे नेगेटिव में क्या चाहिए, कुछ नहीं। नेगेटिव में क्या चाहिए, कुछ नहीं, कि कुछ नल ग्लास नहीं या कुछ ग्लास नल नहीं, वो दे नहीं रखा, तो सिंगल पॉसिबिलिटी क्या कर देंगे, गलत। फिर दे रखा है कुछ पेन नल है, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है कि कुछ पेन नल है, तो थर्ड वाला कंक्लूजन सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, थर्ड सही है, तो यहाँ ऑप्शन डी चला जाएगा कि पहला और तीसरा फॉलो करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 रीजनिंग का 20 नंबर का सवाल। समीकरण को संतुलित करना है मुझे और इन साइन को पुट करते हुए चलना है। तो यहाँ प्लस लगाना है मुझे, पहला ऑप्शन लूँ तो माइनस लेना है, गुणा का निशान लेना है, प्लस लेना है, भाग का निशान मुझे लेना है, और यहाँ गुणा का निशान लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है, ये वैल्यू सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो अगर मैं सबसे पहले इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना आ रहा है, 62, और 62 इंटू मुझे क्या करना है, 20 करना है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी मेरा, 0412 है। उसके बाद मुझे मल्टीप्लिकेशन अगेन एक दे रखा है यहाँ पर कि इसको मुझे क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू कितना आ रही है यहाँ पर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1180 ये वैल्यू आ रही है। अब इसको मैं पूरी कैलकुलेशन को लिखता हूँ, 321 प्लस 3 माइनस 1180 प्लस 1240, ये वैल्यू आई मेरी सारी। अब सबसे पहले जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, यहाँ यहाँ और यहाँ, इनका मैं सम कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 321 31240, अगर मैं सम करूँ 4651, और इसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ 1180, तो 4 8 और 3 384, और वहाँ भी क्या दे रखा है, 384 384, तो पहला ऑप्शन ही मेरा क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, एनालॉजी का सवाल है। अब देखो यहाँ 121 क्या है दोस्तों, 11 का स्क्वायर है, तो जो नंबर यहाँ दे रखा है उसमें मैं क्या कर दूँ, -1, और फिर उसका क्या कर दूँ, स्क्वायर। 225 क्या है, 15 का स्क्वायर, तो यहाँ -1 किया तो कितना आया, 15, और उसी का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। तो ये किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ नंबर क्या आना चाहिए, 22, जिसमें से एक कम कर दूँ तो नंबर कितना बने, 21, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। और ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, रेड को 27 लिखा है, जेब्रा को 125, तो 27 और 125 क्यूब है। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3,
और 3 का क्यूब कितना होता है 27। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। सेम वे यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 6 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कैलेंडर का सवाल है। पूछा है कि अगर आज शुक्रवार है, आज क्या है शुक्रवार है, तो 72 डेज़ के बाद क्या होगा। अगर आज शुक्रवार है तो 72 डेज़ के बाद मतलब आफ्टर 72 डेज़। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए ओड डेज़। ओड डेज़ को हम क्या कहते हैं हिंदी में अतिरिक्त दिन। क्या कहते हैं अतिरिक्त दिन। तो 72 डिवाइडेड बाई 7 करूँ तो ओड डेज़ कितने हैं 2। तो मुझे फ्यूचर की तरफ जाना है तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर +2। तो फ्राइडे +2 करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा संडे। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 अगेन फिलर बेस्ड सवाल सीरीज का एक सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करते हैं और यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 28। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने 28। उसके बाद हम करते हैं जो रिक्त स्थान है फिलर्स हैं उनकी काउंटिंग। तो यहाँ रिक्त स्थान देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ऑप्शन भी देखो यहाँ भी 7 लेटर्स हैं, यहाँ भी 7 लेटर है, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। 28 अक्षरों में या तो 4-4 लेटर्स के पेयर बनते हैं या 7-7 लेटर के पेयर बनते हैं। यहाँ 7 लेटर्स का ग्रुप दे रखा है। तो अगर मैं इसको कैंसल डिवीजन करूँ इसका 7 पे तो आप देखें यहाँ 7 है और अगेन यहाँ 7 है। तो एक पद में कुल 7 अक्षर हैं। हम चाहे तो फर्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं सेकंड। एक बात याद रखना जब भी ऐसे सवाल किए हैं जिसमें ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा होते हैं तो वो ऑलमोस्ट सारे ग्रुप सेम होते हैं। ये ध्यान रखना आप। कभी 6 का ग्रुप बन जाए, 7 का ग्रुप बन जाए, 5 का भी ग्रुप अगर बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं सारे के सारे सेम होते हैं। तो देखो मैं फर्स्ट, आप यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है तो यहाँ क्या आ जाए वाई और यहाँ क्या ले लूँ पी। गॉट इट। उसके बाद आप देखें एल तो यहाँ मैं क्या ले लूँ एल, आगे एल दे रखा है। यहाँ देखो सेकंड लास्ट सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी क्या ले लूँ सी। लास्ट में टी है तो यहाँ भी क्या ले लूँ टी और यहाँ ऑलरेडी दे रखा है। तो आप देख सकते हैं चारों ग्रुप क्या है सेम है। तो जो मिसिंग है उसको मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ ई आना है और यहाँ भी ई आना है। अब हमने क्या क्या फिल किया उसकी बात करते हैं। PYE पहला ऑप्शन गलत, PYE पी ये भी गलत है। उसके बाद हमने लिया TEC तो यहाँ हम बात करें कि उसके पहला है PYE, उसके बाद हमने लिया T तो यहाँ T नहीं है, ये गलत है। फिर यहाँ T है, फिर L है, E है और C है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 रीजनिंग का 25 नंबर का सवाल और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और हमसे पूछा है कि फॉर टुडे का कोड क्या होगा। फॉर टुडे का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि फॉर और टुडे है कहाँ पर। ठीक है, तो देखो फॉर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फॉर का कोड तो फर्स्ट लाइन से निकलेगा। टुडे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब टुडे का कोड कहाँ से निकलेगा, जो थर्ड लाइन है उससे इसका कोड निकलेगा। तो देखो फॉर अगर यहाँ है तो मैं देखो ट्रैवल वर्ड अगर मुझे जहाँ भी दिखाई दे उसको कैंसिल कर दूँ। तो ट्रैवल मुझे फर्स्ट में भी दिखाई दे रहा है और थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड में एक कोड सेम आना है। जो कोड कौन सा दे रखा है VI, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। आगे अगर मैं बात करूँ विन वर्ड यहाँ दे रखा है और विल यहाँ भी दे रखा है, तो सेकेंड और थर्ड में भी ये कॉमन कोड आएगा। तो यहाँ CR और CR यहाँ क्या दे रखा है कॉमन। गॉट इट। तो टुडे का कोड क्या निकल कर आया दोस्तों, यहाँ पर HZ। टुडे का कोड क्या निकल कर आया HZ। फिर फन यहाँ भी है और फन यहाँ भी है। तो अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो आप देख सकते हैं DV यहाँ भी कैंसिल है। फर्स्ट और सेकेंड में 2 शब्द समान हैं, फन एक ही समान है तो हमने उसको भी कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या फॉर, और फॉर का कोड तो क्या है PA और टुडे का कोड है HZ। तो PA और HZ सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 रीजनिंग का 26 नंबर का सवाल। कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। दी रखा है मेजर दयाल की शिक्षा भारत के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में से एक में हुई है।
स्टेटमेंट है मेरे पास, मेजर दयाल किसी पर्सनैलिटी का नाम है, उनकी शिक्षा दीक्षा या एकेडमिक कहाँ हुआ है, जो हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से किसी एक में हुआ है। मेजर दयाल के पास बेहद धारा प्रवाह है, बोलने की शक्ति है, मतलब उनकी जो फ्लुएंसी, स्पीकिंग फ्लुएंसी है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो स्पीकिंग फ्लुएंसी बेहतरीन होना ये इम्पैक्ट है, ये क्या है, प्रभाव है, ये क्या है, प्रभाव है। अब ये प्रभाव किसका है, तो इसमें दे रखा है उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही बेहतरीन स्कूल में हुई है। तो ये प्रभाव हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एकमात्र यही कारण है जिसके कारण उनकी जो बोलने की जो फ्लुएंसी है वो बहुत बढ़िया हो गई है। तो सिर्फ स्कूल का ही इम्पैक्ट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनके इम्पैक्ट के कारण, क्योंकि ऐसा तो नहीं अगर सारे शैक्षणिक संस्था बेहतरीन शैक्षणिक संस्थाओं में कोई पढ़े तो सारे स्टूडेंट्स की फ्लुएंसी अच्छी हो, ये तो फिक्स है नहीं। तो ये कारण है, लेकिन सिर्फ यही एक कारण है ये नहीं कहा जा सकता। तो बी तो हो गया प्रभाव, बी क्या हुआ इसमें, प्रभाव। तो बी प्रभाव है और ए कारण है, तो पहला गलत कर देता हूँ, सेकंड गलत कर देता हूँ। पहला प्रभाव है ये वैसे गलत है, घटना ए एक प्रभाव है, प्रभाव ए नहीं है। फिर दे रखा है घटना बी एक प्रभाव है और ए इसका तत्काल मुख्य कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। 5 लोग हैं, तुलना करनी और बताना है कौन सा इनमें सबसे लंबा है। तो अगर मैं फर्स्ट से बात करूं तो इसने बोला एस बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है किससे, एस से। फिर इसने दे रखा है ए केवल टी से छोटा है, ए किससे छोटा है, सिर्फ टी से छोटा है। 5 लोग हैं, अगर मैं 5 पोजीशंस डिफाइन करूं तो इसने कहा कि ए सिर्फ टी से छोटा है, तो टी पहला नंबर पे आ गया और ए सेकंड नंबर पे आ गया। और हमसे पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो जो सिर्फ पहली इन्फॉर्मेशन है उससे भी आ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, यहाँ पर फाइनल हो गया टी यहाँ सबसे लंबा है, तो पहले से आंसर आ रहा है। सेकंड की मैं बात करूँ, बी केवल एस से लंबा है। अगेन मैं इनको अरेंज करता हूँ, बी किससे लंबा है, एस से, तो एस सबसे लास्ट में हो गया, बी हो गया सेकंड लास्ट। फिर है टी ए और आर से लंबा है, टी किससे लंबा है, ए से और आर से लंबा है। तो इसका मतलब टी फर्स्ट नंबर पे आएगा, ए आर यहाँ भी हो सकते हैं, ए आर यहाँ भी हो सकते हैं। तो इससे भी आंसर आ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सिर्फ पहले से भी आंसर आ रहा है और सिर्फ दूसरे से भी आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, यदि कथन ए में दिया गया डेटा अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फिर दे रखा है कथन 2 में दिया गया, यदि कथन 1 या कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले, या तो पहला या दूसरा, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है अगेन एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है। केवल अच्छे लोग ही कम उम्र में मरते हैं, केवल अच्छे लोग ही कम उम्र में मरते हैं। क्या इसने कहा है सभी अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, नहीं। अगर ये बोलता सभी अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, इसका मतलब कि जो भी अच्छा आदमी होता वो उसकी उम्र ज़्यादा कभी भी नहीं होती। अच्छे लोग कम उम्र में मर रहे हैं, सभी नहीं मर रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा कोई भी अच्छा व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित, ये गलत है। यहाँ सभी अच्छे लोग अगर मर जाते तो लंबा जीवन जीने वाला कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता। वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला हर व्यक्ति बुरे होते हैं, ये भी क्या है यहाँ पर गलत। क्यों, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी ज़्यादा उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। तो ना तो पहला ना ही दूसरा इसका पालन करेगा। ऑप्शन डी यहाँ आंसर चला जाएगा। आज के पेपर का सेकंड लास्ट सवाल, पहला कंक्लूजन इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। सबसे पहले हमने चेक किया मुझे जाना कहाँ से कहाँ है, मुझे जाना है Q से K की तरफ। कहाँ से कहाँ जाना है मुझे, Q से K की तरफ। अब Q से K जाऊँ तो देखो ये तो Q है और यहाँ K है। अब इसको कनेक्ट कौन करे, तो देखो मैं Q से पहले कहाँ जाऊँ, G जाऊँ, फिर G से जाऊँ Z और Z से कहाँ जाऊँ, K की तरफ। और परफेक्टली मैं जा सकता हूँ, मैं Q से G जा सकता हूँ, G से Z जा सकता हूँ, Z से K भी मैं जा सकता हूँ। मतलब इस साइन का तो काम हो गया, स्मॉलर देन। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वल। तीनों जगह इक्वल, यहाँ पर भी है इक्वल, यहाँ पर भी और इक्वल यहाँ पर भी। इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन बात किसकी कर रहा है, सबसे पहले ये मुझे देखना है। ये बात कर रहा है Z और P की। किसकी बात कर रहा है, Z और P की। तो यहाँ तो Z है दोस्तों और यहाँ कौन है, P। तो Z को सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर भी Z है दोस्तों, तो Z G से Q और Q से P, रास्ता मुझे मिल गया। तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़े, Z से G जाना पड़े।
जेड से जी जा नहीं सकता मैं दोस्तों, जेड से जी नहीं जा सकता, इसका मतलब ये क्या है, गलत हो गया। सेकंड में मुझे दे रखा है कहाँ से कहाँ जाना है, मुझे पी से जेड जाना है, तो रास्ता पी से क्यू जाऊँ, क्यू से जी जाऊँ और जी से जेड जाऊँ। तो पी से क्यू में जा नहीं सकता, तो यहाँ भी कंक्लूजन क्या है, चूँकि दोनों कंक्लूजन्स के अंदर वेरिएबल समान है। अब हमने पढ़ा क्या है, अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के अंदर कोई सर्टेन कंक्लूजन ना निकले, ना तो मैं जेड से पी जा रहा हूँ ना मैं पी से जेड जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो तीनों शर्तों का पालन करते हो, तीनों शर्तें कौन सी, कि या तो पी बड़ा हो सकता है, या पी छोटा हो सकता है, या पी बराबर, तो यहाँ तीनों शर्तों का पालन किया जा रहा है। इसका मतलब सेकेंड और जो थर्ड कंक्लूजन है वो इधर और की सिचुएशन में आएंगे। तो हमने क्या देखा, पहला तो सही है और सेकेंड और थर्ड इधर और के अंदर। तो यहाँ देखो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड इधर सेकेंड और थर्ड इज ट्रू, तो ऑप्शन डी मेरा क्या जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आज के पेपर के, क्वेश्चन नंबर 60। अगेन इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। सबसे पहले हमने देखा बात किसकी हो रही है, एक्स और ई की, कि एक्स और ई में ओनली इक्वल का रिलेशन है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने देखा एक्स और यहाँ दे रखा है ई, और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मुझे एक्स से ए से जेड, जे और जे से कहाँ जाना पड़े, ई। अगर मैं बाहर निकालूँ इनको तो आप देखेंगे कि इक्वेशन ये बन रही है, यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर ये बन रही है कि x दे रखा है और फिर हमने यहाँ देखा कि j बराबर क्या दे रखा है, e। तो x और e के बीच 3 स्टेशन है और सबके ऊपर मुझे क्या चाहिए, ओनली इक्वल चाहिए, बट यहाँ ओनली इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कंक्लूजन, मुझे जाना कहाँ से कहाँ है, मुझे j से x जाना है। मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, j से मुझे कहाँ जाना है, x की तरफ। तो देखो ये तो j दे रखा है यहाँ पर, और j से a और a से x बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो सेकंड कंक्लूजन भी क्या है, यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, मतलब ऑप्शन डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो ये थे आज के पेपर के 30 सवाल। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इसके अंदर हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।